हाँ, 5.4 farmers movement in India. India is predominantly an agricultural country. A majority of Indian population is follow cultural related occupation. A range of a range of groups are associated with farming in India. The most predominant of which is to be said to be farmers. Farmers are, however, geographically scattered category. However, instance of consolidation of their powers as a response to unrest and suppression are documented in Indian history. The farmer struggle in India is documented with reference to the following important phases. फार्मर्स मूवमेंट का बेसिक डेफिनेशन मतलब फार्मर्स का क्या बेसिक डेफिनेशन इंडिया में है, आप देखो तो फार्मर्स का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन था, मतलब हमारा स्टार्ट ही प्राइमरी ऑक्यूपेशन से हुआ है और हमारे कितने ऐसे एरियाज है जहाँ पे सिर्फ फार्मिंग अभी तक चलता रहा है। हमारा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन तो भी बहुत सेकेंड बेस्ड है, मतलब हमारा प्राइमरी सोर्स जो है फार्मिंग वो बहुत ज्यादा मात्रा में है और बाकी सब कम है। जैसे हमारा जो मशीनरी अगर पकड़ो तो ये सब बहुत कम है। तो भी अगर आप देखो तो फार्मर्स को उतना कुछ मिल नहीं पाता है सबसे इम्पोर्टेंट होके भी कंट्री में। तो उसकी वजह से वो लोग को जब ये सब रियलाइजेशन हुआ तो वो लोग ने कुछ मूवमेंट या कुछ एजुटेशन स्टार्ट किए थे और फार्मर्स मूवमेंट का मतलब तभी से वो शुरू हो गया था। तो फर्स्ट था अर्ली एजुटेशन इन द ईयर 1857 to 1921। 1857. हाँ, Okay. Kathleen Goss had described the British period, highlighting the changes that impacted the rural pockets of India. Firstly, the early part of British rule was marked by an exploitative revenue system. The farmers and peasants had to rely on money lenders to pay lagan, that is taxes, to the British authorities. अब ये अर्ली एजुटेशन की जो बात कर रहे हैं, मतलब अर्ली एजुटेशन मतलब तभी हमारे पास इंडिपेंडेंस नहीं था, ये जो टाइम एरा की बात कर रहे हैं तो प्री इंडिपेंडेंस। हाँ मतलब हाँ उसके पहले तो तभी तो हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी। तो यहाँ पे वही लिखा है कि फार्मर्स फ्रॉम द स्टार्ट ही वो लोग कुछ भी करे, मतलब अभी वो लोग को कुछ लेना हो क्रॉप्स लेना और अभी फर्टिलाइजर्स वगैरह भी बहुत महंगे होते हैं तो उनके पास पैसे नहीं थे तो उनको पैसे लोन पे लेने के लिए भी जमींदार सिस्टम ही यूज करते थे। जमींदार सिस्टम मतलब वो मनी लेंडर्स, मतलब आप किसी से कोई पर्सनल प्राइवेट से पैसे लो, मतलब गवर्नमेंट से लेते तो क्या हमें वार्निंग आती है, पर मनी लेंडर्स का प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं अभी अगर सोचो अगर प्रीति से पैसे लूँ तो प्रीति के पास कभी भी राइट है कि मुझे वो पैसे वापस लौटाने के लिए पूछे कि मेरे को चाहिए, और अगर मैं ना दूँ तो या तो प्रीति मेरी लैंड ले लेगी या मेरा घर, जो भी उसको लगे कि उसके पैसे के हिसाब से ये बराबर है। तो वो बट अभी तो ये नहीं होगा ना। अभी अभी हम बता नहीं सकते एक्चुअली, ये कम हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया है फार्मर्स को लोन देने में जहाँ तक, बट वो गवर्नमेंट भी सब बाजू नहीं पहुँच पाती है ना, और वो सब बाजू पहुँच भी गए तो गवर्नमेंट अगर लोन देती है तो इंटरेस्ट के ऊपर देती है ना, कुछ इंटरेस्ट हमें उसके साथ देना पड़ता है। तो कोई कोई फार्मर वो इंटरेस्ट अवॉइड करने के लिए भी प्राइवेट लोन देते होंगे कि उन्हें वो कुछ मतलब 5% या जो भी 3% इंटरेस्ट ना देना पड़े, उसके वजह से प्राइवेट क्या डायरेक्ट 60,000 दिया तो 60,000 वापस पर टाइम पे, नहीं दिया तो फिर वो घर या लैंड ले लेंगे। तो ये प्रॉब्लम मतलब था, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड था उसका। फिर आता है लैंडर्स कुड स्नैच अवे द लैंड फ्रॉम पुअर फार्मर्स व्हेन फार्मर्स वर अनेबल टू पे टैक्सेस। Many small cultivators lost their rights over hereditary land and resources. The problem was further compounded by famine and natural calamities during the period. Indebtedness increased the exploitation and multiplied. This led to a massive discontent among the farmers. यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि चलो अगर हम लोन नहीं भी दे पाते हैं वो तो
वो अगर वो जो जमींदार है वो चलो एक बार के लिए अच्छा हो भी गया और उसने बोला कि ये डेट को दो, बट अगर क्रॉप मतलब हमारे जो जो फार्मर्स क्रॉप उगाते हैं वो ही बराबर से नहीं उगे, और वो क्यों उगे बराबर से नहीं उगे, इधर नेचुरल कैलामिटी मतलब फ्लड आ गया या बहुत बारिश हो गई उसके लिए क्रॉप खराब हो गया, या कोई भी रीजन हो सकता है, पर नेचुरल कैलामिटीज एंड फेमाइन आर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि जहाँ पे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में खराब हो सकता है, मतलब खराब तो और खराब। तो इसके वो भी एक एक वो तो नेचुरल नेचुरल चीज़ है, मतलब वो तो होना ही है, फ्लड वगैरह तो आना ही है, उसको रोकने के लिए हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। तो वो एक था कि फार्मर्स को ये भी एक टेंशन रहता था नेचुरल का भी, और एक ये भी टेंशन रहता था कि वो लोग पैसे कब भरेंगे, और पैसे तभी भर पाएंगे जब वो लोग के क्रॉप्स अच्छे और वो अच्छे से मार्केट में बिके और एक्सेट्रा। This led to a massive discontent among farmers. Several revolts took place during the period. Several sociologists like A.R. Desai, D.N. Danagare have documented the series of struggle by peasants and farmers against the British government. To name a few, the Deccan riots against moneylenders, the upsurge by Bengal tenants against zamindars, the Punjab Kisan struggle against moneylenders, etc. During 1917 to 18, two peasant struggles led by the National Congress are important, namely the Chaparang struggle and the Bihar against indigo planters, and the Satyagraha movement of peasants in Kaira against collective of land revenue in a situation of a crop failure. The Congress formed a peasant committee to take a note of arrest and demand of peasant grievance. लीडरशिप ऑफ स्वामी शाहजनानंद सरस्वती, ये सब अरे किधर गया, ये सब तो सिर्फ वो लोग ने बताया है कि क्या क्या रायट्स हुए, क्या क्या प्रोटेस्ट हुए, बिकॉज जब भी कोई कोई चीज़ लिमिट में हो जाती है उसके बाद फार्मर्स लोगों ने भी स्टार्ट किया था प्रोटेस्ट। वहाँ हमारी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी वो लोग ने भी किया था, बंगाल में भी हुआ था। फिर उसके बाद ये तो आपने सुना ही होगा, सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ पीजेंट। फिर हाँ, सत्याग्रह मूवमेंट सुना है। हाँ, तो यही सब सब धीरे धीरे ये सब होने लगा, रायट्स होने लगे। रायट्स मतलब वो रायट्स मतलब जरूरी नहीं कि हमें उसका एंड रिजल्ट अच्छा मिले, बिकॉज रायट मतलब झगड़ा ही बोल Issues. पर बड़े लेवल पे। हाँ बोलो ना। इश्यूज बोल सकते हैं। हाँ वही इश्यूज हो सकते हैं। तो फिर वहां से स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद आया इमरजेंसी ऑफ किसान सभास, that is 1922 to 1946. The initiative by Congress Party to support the interest of landlords and zamindars triggered a backlash. The Congress supporting the capitalists did not go down well with a section of struggle farmers. In 1926 to 27, many Kisan Sabhas were organized in Bengal, Punjab and Uttar Pradesh with a revolutionary plans in mind. The Kisan Sabha movement started in Bihar under the leadership of Swami Sahajanand Saraswati with the purpose of raising voice against zamindar system. अब ये रायट तो हुए चलो इश्यूज आए तो आए, बट उसका जो एंड रिजल्ट था उसमें क्या हुआ कि एक इमरजेंस हुआ किसान सभा का भी। जैसे लोकसभा कैसे रहता है वो पूरा मतलब वो तो बहुत पूरा गवर्नमेंट ही है, बट वैसे ही छोटा सभा बनती गई सिर्फ किसानों के लिए, दैट इज ओनली फॉर द फार्मर्स, कि वो लोग जो भी प्रॉब्लम फार्मर्स की प्रॉब्लम हो वो पर्टिकुलर सभा सॉल्व करने को ट्राई कर सके कि रायट्स ना हो, रायट्स के वो करने के लिए। फिर उसके बाद the representative of Kisan Sabha from Bihar and Uttar Pradesh presented a memorandum in all party conference covering the major demands. Two struggles of peasants, Bardoli district, that is Gujarat, broke out into succession, the first in 1928-29 and second in 1930-31. The movement gathered momentum in 1930s. In 1935, the first Kisan Congress was held
which was successfully in putting forth the unrest agony of farmers. This resulted in the formation of All India Kisan Sabha, that is ALKS, as the Lucknow session of Indian National Congress in April 1936. The struggle spread to other parts of India as well. In Punjab, the farmer movement erupted under the leadership of Raja Mahendra Pratap. The Gaddar party played a very important role in mobilizing farmers, peasants of Punjab together. In Gujarat, Mahatma Gandhi led to the struggle of poor farmers against the British government in Kheda. In South Belt example in Andhra Pradesh, the struggle erupted against the forest law. This phase is also characterized by worsening of peasant positions, consequently accumulating into series of revolts and rebellious action. अभी ये इसमें बहुत कुछ है, मतलब अभी मैंने रीड किया होगा तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये इधर ये हुआ तो उधर ये हुआ, मतलब ऐसा सब कंफ्यूजन में दिया है. इसका मेन ये कंक्लूजन निकला कि रायट्स हुए, उसके बाद भले किसान सभा बने, बट किसान सभा एक बोल सकते तो वही है ना जो अपनी प्रॉफिट या अपने बारे में सोचे. तो वो जहाँ पे भी बने हैं उसके बाद भी कुछ ज्यादा वो नहीं हुआ, तो उसके बाद सब अपने अपने अभी देखा होगा उसके बाद कितने बनने लगे यहाँ पे ये पंजाब में ये तो यहाँ पे. तो उसके बाद वो जैसे बढ़ते गया तो और रायट्स बढ़ते गए और उसका एंड क्या हुआ कि बहुत सारे रिवॉल्ट आने गए और रिबेलियस आने गए, मतलब कुछ सोशल चेंज तो दूर की बात है, उल्टा रायट और रिबेलियस मतलब वो एक दूसरे में जो गुस्सा, मतलब वो आग रहती है ना, वो ज्यादा बढ़ते गए एक दूसरे में कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और जो भी है. और फिर उसकी वजह से वो गुस्से की वजह से हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या मतलब करते हैं. अभी हम देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या हुआ था, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था. पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ पीजेंट. The emergency of farmer movement in post-independence era can be located somewhere in the 1970s. Understandable, the unrest was felt in the state that were agriculturally and commercially developed states. In their economy orientation, example Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Karnataka, and Tamil Nadu. New ideology perspective influenced इधर गया, हाँ. The course of the movement in the post-independent era. In 1960s and 70s, the movement became more organized. The movement Charan Singh became a very important name in farmer struggle. He opposed heavy mechanization and industrialization and championed low capital investment in agriculture. He formed the Bharatiya Kranti Dal, that is BKD, and Bharatiya Lok Dal, that is BLD, in 1974. By 1970s, farmers started forming their groups without the backing of any political organization. In 1973, a convention of farmers was held in New Delhi. It was followed by yet another convention in 1978. It presented a 20-point charter of demand to government. Demand like representative of farmers and decision-making bodies, bridging the imbalance between agriculture and industry, etc., were included. During this time, Tamil Nadu and Punjab witnessed emergency of strong farmers' organization. In 1980, the formation of Chetkari Sanghatan under the leadership of Sharad Joshi and Karnataka Rajya Roth Sangh under the leadership of M.D. Nanjundaswamy are milestones in the farmer movement. With the processes of industrialization and globalization, conditions have changed rapidly for farmers. With seasonal fluctuations, apathy of government, negligency by masses, farmers continue to suffer in India. Abysmal war condition and are drawing farmers to a state of despair. Farmer suicide has to
become a common affair in March 20। ठीक है, वो पार्ट बाद में करते हैं, अभी तक आपको बताती हूँ क्या हुआ। अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में एक्चुअली उसके बाद फार्मर्स की, अभी आपको पता है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद जैसे ही गवर्नमेंट बना तो गवर्नमेंट को फर्स्ट, हम बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो गवर्नमेंट को वो अपना फर्स्ट इम्प्रेशन रखने के लिए उन्होंने जो फार्मर्स थे उनका जो चीज़ें है वो उन्होंने टेक इन किया, मतलब उन्होंने वो चीज़ें ली। जैसे ही आपने देखा होगा कि वुमेन वुमेन मूवमेंट में क्या हुआ था कि हम लोग को तभी जस्ट मिला था, तो उसके बाद सब प्रिपरेशन में जब थे, पर थोड़ा ही और वो लोग ने ज़्यादा थोड़ा फोर्स किया तो वुमेन मूवमेंट भी, वुमेन एम्पावरमेंट भी आने लगा। तो वैसे ही अब देखो तो फार्मर्स का भी था, मतलब फार्मर्स ने भी अपने राइट के लिए लड़ा और फिर बोला कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। और जैसे हमारे हाथ में इंडियन, जैसे हमारे हाथ में आ गई थी ना गवर्नमेंट, मतलब इंडिया के हाथ में आ गई थी, तो वो लोग और बोले कि हाँ हम कुछ तो कर ही सकते हैं। तो वो जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु में, तमिलनाडु। हाँ, ये सब जो आइडियोलॉजी बढ़ते गई, पर्सपेक्टिव्स आने लगे कि हाँ अगर हमारे हाथ में गवर्नमेंट है तो हम नए नए रूल्स बना सकते हैं। गवर्नमेंट को हम बोल सकते हैं कि फार्मर्स को हेल्प करो, गवर्नमेंट के हाथ में अभी सब कुछ है, टैक्सेस, पैसा वगैरह, मतलब पब्लिक का टैक्सेस। तो वो जो डेवलप, जो मतलब जो अर्बन लोग जो दे रहे टैक्सेस, उससे क्यों ना हम रूरल लोगों को हेल्प करते। तो मतलब फार्मर्स के दिमाग में अलग अलग मेंटेलिटी आने लगी कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। तो फिर दिल्ली में एक मीटिंग हुई जहाँ पे ये सब डिस्कस हुआ। तो डिस्कस में अब यहाँ पे 20 पॉइंट चार्टर, मतलब फार्मर्स लोग अभी जैसे हम कुछ डिमांड रखते हैं तो हमें कुछ पॉइंट लिखने पड़ते हैं एज अ ड्राफ्ट कि हमें ये चाहिए। तो फार्मर्स ने भी 20 पॉइंट चार्टर बनाया था, पर यहाँ पे पूरे 20 पॉइंट्स लिखे नहीं है क्या है, पर ये लोग ने बेसिकली लिखा तो है कि मेन हमारा था कि फार्मर्स को जो गवर्नमेंट करती है या जो गवर्नमेंट करेगी, मतलब अभी आपने जैसे देखा सभा बन गई थी एक, तो हमें उसका राइट दो, मतलब फार्मर्स को राइट दो कि वो गवर्नमेंट में आ सके। क्योंकि जब तक जो इंसान सफ़र कर रहे हैं, जैसे फार्मर सफ़र कर रहे हैं, और उसमें से कोई फार्मर ही कोई आए ना, तो उनको नहीं पता चलेगा ना कि फार्मर्स को एक्चुअल में क्या चाहिए, जब तक वो खुद इंसान उसके अंदर, वो बॉडी के अंदर ना हो या वो सभा के अंदर ना हो। तो वो चाहते थे कि उनको वो भी राइट मिले कि वो लोग गवर्नमेंट के साथ मिले और साथ में काम करे, कि उनको एक्चुअल में फील हो कि उनको क्या क्या राइट चाहिए। फिर दूसरा वो लोग ने बोला कि जो ब्रिज है, मतलब ब्रिज मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में, अभी इंडस्ट्री मतलब जो इंडस्ट्रीज लाइक इंडस्ट्रियल ना, वो इंडस्ट्रीज रहता है, हाँ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हाँ मतलब वही जो मार्केट वगैरह है, तो उसमें भी फार्मर्स को ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब कोई कोई फार्मर्स के जो वो लोग को पहुंचाना था उसमें बहुत तकलीफें आ रही थी। तो जो मार्केट स्ट्रक्चर था उसके साथ कुछ फार्मर्स का कनेक्शन लाया, जिससे फार्मर्स को जो चीज़ वो लोग प्रोड्यूस करते हैं वो इजी हो पहुंचाने के लिए, ना कि टाइम लगे तब तक शायद क्रॉप खराब हो जाए, या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके लिए। तो वो भी बोला कि ऐसा भी होना चाहिए कि वो लोग उस हिसाब से हमें हेल्प करे कि वो ब्रिज जो है इंडस्ट्री और फार्मर्स के बीच में वो हटाए गवर्नमेंट, कैसे तो हम लोग को कनेक्ट करवाए। फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद सच में चेंजेस आने लगे। फिर तमिलनाडु पंजाब विटनेस, तमिलनाडु और पंजाब ने स्ट्रॉन्ग फार्मर ऑर्गेनाइजेशन विटनेस किया, बहुत स्ट्रॉन्ग फार्मर ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसके वजह से चेंजेस दिखने लगे थे। और फिर ये छोटा एक पैराग्राफ है फार्मर्स के नीचे। विद द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हाँ, conditions have changed rapidly for farmers with seasonal fluctuations. In March 2018, thousands of farmers from different parts of Maharashtra got together to march to Azad Maidan, Mumbai, to convey to government their grievance and frustration. For the first time ever, the farmers' strike was used by media personnel
when farmers ignored the market and disguised throwing agriculture produce on roads. A radically new chapter was added, farmers movement in India. फिर उसके बाद 2018 में मार्च में बहुत सारे लोग, अभी बहुत सारे महाराष्ट्र में से बहुत सारे लोग आजान मैदान में आ गए थे मुंबई के, और वो लोग ने प्रोटेस्ट किया था। और फॉर द फर्स्ट टाइम मीडिया वालों का, मतलब बोलते हैं ना, मीडिया वालों का एकदम ध्यान वो चीज़ पे गया, उसके वजह से बहुत कुछ पता चला। वो लोग ने, फार्मर्स लोगों ने, जो होता है ना, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो लोग रोड्स पे फेंकने लगे वो चीज़ को, बिकॉज वो लोग एक एक फ्रस्ट्रेट हो गए थे अंदर ही अंदर। वो लोग को मतलब गुस्सा आ गया था कि हमें राइट क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो लोग ने अपनी चीज़ को खराब कर दिया, मतलब दीदी अपनी। दीदी मैं क्या पूछ रही हूँ, गवर्नमेंट सब गवर्नमेंट के हाथ में ना, तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। क्या क्या बोल रहे हैं आप, समझी नहीं आपका क्वेश्चन। मतलब आपने बोला ना कि गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट के पास गया ना पूरा फार्मर्स का राइट, फिर गवर्नमेंट देख रहे थे ना, हाँ, तो गवर्नमेंट को कुछ कर नहीं सकते थे क्या इसके बारे में? वही ना, गवर्नमेंट निग्लेक्ट करती है लोगों को। गवर्नमेंट लोअर के जो, अगर लोअर कास्ट बोल सकते हैं, लोअर कास्ट या अनडेवलप्ड एरिया को, वो कुछ मतलब वो वैसा नहीं सोच रहे थे कि हम सबको इक्वली डेवलप करें। वो लोग ने वो बना ही दिया था अर्बन और रूरल, मतलब विलेज वाले लोग उस हिसाब से डेवलप होने लगे। मतलब बोलते हैं ना, 100 में से एकदम धीरे धीरे 2% 3% डेवलपमेंट वो लोग का बढ़ता गया। और देखने जाए तो जो हम जो अभी देख रहे हैं, इंडस्ट्रीज, अर्बनाइजेशन जो ज़्यादा डेवलप्ड है, तो वो लोग ने ये साइड कुछ ज़्यादा देख लिया, मतलब गवर्नमेंट ने वो तरफ ध्यान ही नहीं दिया बराबर स्टार्टिंग से। के लिए अभी भी ऐसा ही है, मतलब अभी तो वो रूरल जो एरिया है हम बोलते हैं उसको अर्बन में, मतलब सेम लाने के लिए वो, उसके लिए बहुत कुछ प्लानिंग चाहिए और बहुत कुछ एटलीस्ट फाइनेंशियल भी हेल्प चाहिए ना। तो फिर अभी तो बहुत डिफिकल्ट है, बट पहले से ही करते तो इतना कुछ होता नहीं इसके वजह से। तो उसके वजह से फिर ये सब बढ़ते गया और इनइक्वालिटी पता चली लोगों को, और वही फिर फार्मर्स ने वो किया। तो ये हमारा फार्मर्स मूवमेंट एंड होता है अभी हम ये भी छोटा ही है, लास्ट पॉइंट है 5 चैप्टर का, एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया। एनवायरमेंटल मूवमेंट, ओके, हाँ। Gadgil and Guha had defined environmental movement as an organization or social activity consciously directed towards promoting sustainable use of natural resources, halting environmental degradation, and bringing about environmental restoration. The term green movement, conservation movement are also used alternatively to refer environmental movement. एक सेकेंड ना, कॉल पे अतुल नहीं है, एक सेकेंड। साथ में तुमच्याद्वारे कॉल केला गेलेला नंबर त्यावेळेस नेटवर्क कम। ठीक है, उनका नेटवर्क नहीं बता रहा है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। एटलीस्ट वो लोग, उन्होंने थोड़ा तो सुना स्टार्टिंग से। ओके, हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है बराबर? हाँ, ओके। तो हाँ, the term green movement, conservation movement are also used alternatively to refer the environment movement. Environmentalist is a broad philosophy. It is centered around the genuine concern for the conservation and improvement of habit around us. More specifically, the environment and civilization, several direct and indirect threats to the well-being of human life are preserved in inevitable consequences of modernization and industrialization. The erratic demography, social culture, inconsistency in lifestyle are
posing serious problems to ecological imbalance. अब ecological environment problems तो आप समझ ही सकते हो किससे रेफर करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रेफर करता है, अर्बनाइजेशन से रेफर करता है, एंड हमारा जो इंडस्ट्रीज जो इतना डैमेज करती है एनवायरनमेंट को बाय पॉल्यूटिंग, मतलब उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ गए, पॉल्यूटिंग हो गया, फिर वो लोग का जो वेस्ट रहता है वो सब। तो ये जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, मतलब जो एनवायरनमेंट के ऊपर जो पूरा रिसर्च करते हैं, वो लोग ने बोला है कि आफ्टर ये जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद एनवायरनमेंट को कुछ ज़्यादा ही अफेक्ट हो गया है। मतलब बहुत, कोई आप परसेंटेज देखोगे ना कि क्या मतलब कैसे था और क्या हो गया है एनवायरनमेंट, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। बिकॉज हमारे जो इंडस्ट्रीज है, जो इतने हार्मफुल गैस गैस जो रहता है फैक्ट्री का, वो जब होता है और उसके वजह से, और हम फॉरेस्ट कट डाउन करते हैं सिर्फ बिल्डिंग या कुछ भी अर्बनाइजेशन के लिए हम फॉरेस्ट कट डाउन करते हैं, या कुछ भी रहे जस्ट के एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, फिर वो कुछ भी रहे, घर बनाना हो, इंडस्ट्री बनाना हो, या पोल्यूशन करना हो, या गार्बेज वेस्ट हो, या कुछ भी हो, पर वो उसके लिए हम जब खड़े होते हैं, मतलब अभी ये एनवायरनमेंट मूवमेंट भी आर्य फॉरेस्ट का ही एग्जांपल है। आर्य फॉरेस्ट मतलब हम फॉरेस्ट को बचा रहे थे, दैट इज हम ग्रीनरी को बचा रहे थे जो हमें ही काम आती, हमें ही ऑक्सीजन देते, तो उससे हम लड़ रहे थे, तो वो भी एक एनवायरमेंटल मूवमेंट ही हुआ। फिर इसके बाद इमरजेंसी ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया। मॉडर्न environmentalists began in 1960 increase awareness and mass consciousness about environmental degradation, led to organization program publication. President Richard Nixon signed the US Environment Policy Act in the year 1970. Since then, 22nd April is celebrated as the Earth Day all over the world. In 1972, the United Nations Conference on Human Rights held at Stockholm triggered the interest of many environmentalists. The Green Movement in Germany and the North America in early 80s played a significant role in spreading awareness about the importance of protecting, preserving, harnessing Earth. Consequently, the movement spread to other parts of global as well. Indian society is like most developing countries is characterized by an almost intensive and unrestricted exploitation of resources. इंडियन सोसाइटी का के बारे में बताया है कि हम डेवलपिंग हैं, और हमारे में कोई मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ रूल ही नहीं बनाया कि आप एनवायरनमेंट को या कुछ जो एनवायरनमेंट है या फॉरेस्ट है उसको छू नहीं सकते हो अगर आपको काम नहीं है, मतलब उसका कुछ काम है आपको तो आप कर सकते हो आपको चाहिए तो पहले से ही कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है एनवायरनमेंट के ऊपर हमारा, तो हम इसके लिए उसका एडवांटेज उठा के हमने कभी एनवायरनमेंट पे ध्यान ही नहीं दिया, जो हमें आगे लॉन्ग रन में हम जाएंगे फ्यूचर में तो हमें उसके बारे में एक्चुअल में ऐसा मतलब पता चलेगा कि ये कितना हम लोग ने निग्लेक्ट किया एनवायरनमेंट को। फिर इसके बाद आते हैं द मूवमेंट एम, उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है सोशल मूवमेंट के। द मूवमेंट एम्स टू कलेक्ट गुडनेस ऑफ ह्यूमन काइंड एज अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द अदर मूवमेंट वेयर टारगेट ग्रुप इज स्पेसिफिक एंड डिफाइंड। ये मूवमेंट का मेन एम ये है कि वो गुडनेस ऑफ ह्यूमन काइंड करते हैं, मतलब वो जो मतलब अगर हम फॉरेस्ट कट डाउन करेंगे तो हमारे लिए बुरा है, तो हम उसे नहीं कट डाउन करें, मतलब दैट इज द गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो अंदर ही मतलब लोगों को पता है कि वो रॉन्ग है, इसके लिए हम खड़े होते हैं। बाकी सब मूवमेंट्स वैसे नहीं है, बाकी सब मूवमेंट बहुत बहुत अलग है। एनवायरनमेंट मूवमेंट मतलब हम कोई चीज जो हमें फ्री में मिली है उसे ही हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। The scope of movement is wide and inclusive in the sense as cooperated within its folds, like tribal farmers,
categories that are marginalized for different reasons like tribal, farmers, and women. The movement has utilized non-violent and yet assertive means to present its agenda, preservation of environment. एनवायरमेंट पे जो प्रोटेस्ट करता है उसके वजह से कभी लड़ाई नहीं होगी, बिकॉज सब लोग उसमें मानेंगे. अभी मैं बोलूँ कि ये फॉरेस्ट कट डाउन नहीं होना चाहिए तो प्रीति मुझे नहीं बोलेगी कि ये नहीं कट डाउन होना चाहिए. आपको भी ऐसा लगेगा ही ना कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो गलत है. मतलब हाँ, तो उस ऐसा एनवायरनमेंट का मेन ये ऑब्जेक्टिव भी है कि कभी लड़ाई नहीं होगा उसकी वजह से. लोग उसमें मानेंगे ही कि हाँ ये बराबर बोल रहे हैं. उल्टा लोग उस पर ज्यादा थिंकिंग करने लगे कि हम लोग ने ये क्यों नहीं सोचा. The movement has constantly compelled authorities to factor in collective goodness of ecology while making policies and implementing laws. इकोलॉजी मीन कौन सा? इकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट. ओके. हाँ, तो हम जब एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं उसे इकोलॉजी बोलते हैं. फिर सेकेंड इज कॉजियल इश्यूज. Environment movement have emerged as a reaction to several threats to ecological imbalance. Due to industrialization, urbanization, excessive use of technology is a prime cause of concern. Rapid growth led to the indiscrimination of use of natural resources. Major issues pertaining to land, water, biodiversity adversely affecting the ecology balance of society. Problems like deforestation, air pollution, marine coastal problems, soil pollution have become the common manifestations of ecological imbalance. Scholars have insisted that environmental movement in India is a product of conflict between ideology views. The theme of interface between humans and nature is central to the movement. Gandhiji's idea of Gram Swaraj is based on the rationalism and self-sufficiency rooted in the indigenous soil with the aim of harnessing the sustain of our own resources. As again the model of radical Marxist with a heavy reliance on modern science and technology and viewing environmental degradation as rooted in the inequality in society. Thus, the cause of environmental movement are more than mere ecological, these are economic and social.